हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही होगी। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें हम सेल पढ़ चुके थे कि सेल क्या होती है और सेल की खोज कैसे हुई, और सेल की खोज, डेड सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की। फिर भी हम थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जीवन की सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कौन थी? सेल थी। ये हम पिछली वीडियो में देख चुके थे। हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में एक सेल की खोज की थी। कैसे की थी? उन्होंने जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उससे एक कॉर्क बनता है। उस कॉर्क को उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया तो देखा कि उसमें छोटे छोटे कमरे से बने हुए थे। कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था, कुछ मधुमक्खी जैसे छते बने हुए थे। उनको उन्होंने क्या बोला था? सेल बोला था। और वो कैसी सेल थी? एक डेड सेल थी। फिर 1674 में ल्यूवेनहुक साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक लिविंग सेल की खोज की थी। ये कैसे हुई थी ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। इसमें हम उससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी, सेल थ्योरी है क्या चीज़, और सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और टाइप्स ऑफ सेल्स भी देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल थ्योरी। देखो, अभी तक हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे आगे हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन 1839 में दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था, एक थे स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 में सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी क्या थी? मतलब सेल के बारे में कुछ एडिशनल नॉलेज दी, कुछ एडिशनल बातें बताई जो कि रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहुक, जो साइंटिस्ट जिन्होंने खोज की थी, वो नहीं बता पाए थे। उन्होंने कुछ सेल के बारे में और भी कुछ पोस्टुलेट दिए, कुछ अपने कुछ बातें उन्होंने कही जो सेल, कुछ कौन से पोस्टुलेट थे? पहला था ऑल लिविंग beings are composed of cell। पहली जो बात, जो पहला जो पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का, वो है ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सब किससे मिलके बने हुए होते हैं? सेल से। ये पहला पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई प्लांट हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई फंगस हो, कोई प्रोटोजोआ हो, इस दुनिया में जो कोई लिविंग है, जिसके अंदर जीवन है, वो किससे मिलकर बना हुआ होगा? सेल से। ये बात, पहला पोस्टुलेट क्या है सेल थ्योरी का? ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो कहता है कि ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसका क्या मतलब है कि जितनी भी सेल्स होंगी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, वो सेल से मिलकर बने हुए होंगे। लेकिन उन जो सेल्स, जितनी भी सेल्स होंगी, वो उन सब की अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होगी, उनके अंदर जो भी केमिकल कंपोजिशन होगी वो कैसी होगी? सेम होगी। केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि उनके अंदर जितने भी उनकी जो केमिस्ट्री होगी, जितने भी उनकी केमिकल, उनकी जो भी केमिकल स्ट्रक्चर होगी, वो सब कैसी होगी? सेम होगी।
एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कि अगर सेल के अंदर कुछ भी चीज टूट रही है या कोई भी चीज बन रही है तो इसका मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जो सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर कैसी होती हैं, सेम होती हैं, बेसिकली सिमिलर। जितनी भी सेल्स होती हैं आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी सेल्स होंगी उन सब की केमिकल कंपोजिशन, जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब है अगर सेल के अंदर कुछ भी चीज टूट रही है या कोई भी चीज बन रही है तो वो ज्यादातर कैसी होती है, सभी सेल्स में सेम होती है। तीसरा पॉइंट, ए फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म are due to the interaction of constituents cells। If function of an organism are due to the interaction of constituent cells। अगर कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है, ये मैंने तुमको सेल में ही बताया था कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म फंक्शन कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स आपस में क्या हो गई हैं, कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं, जुड़ गई हैं। देखो तुमने सुना होगा कि सेल से मिलके क्या बनता है, टिश्यू से मिलके कोई भी ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके कोई भी ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि सेल्स ने क्या बनाया, टिश्यू ने क्या बनाया, ऑर्गन, और ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन गया, कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ गई। तो ये तीन मेन पोस्टुलेट्स सेल थ्योरी में स्वेल्डन एंड स्वान ने दिए थे 1839 में। तो सेल थ्योरी में तीन बातें कही गई थी। ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी जो बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, और जो वो एक्टिविटी करती हैं उनके अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर सेम होती हैं। तीसरी चीज कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी काम कर रहा है तो वो किसकी वजह से कर पाता है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स आपस में ग्रुप्ड होके कोई भी फंक्शन करवाती हैं। तो ये सेल थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स थे। अभी हमने तीन पोस्टुलेट्स देखे जो कि सेल थ्योरी में स्वेल्डन और स्वान के द्वारा 1839 में दिए गए थे। लेकिन स्वेल्डन और स्वान ये नहीं बता पाए कि एक नई सेल आती कहाँ से है। हर एक नई सेल जो बनती है वो आती कहाँ से है, वो अपने आप बन जाती है या कहीं और से आती है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बताया कि ए न्यू सेल ऑलवेज arises from pre-existing cell। रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि ए न्यू सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक जो नई सेल जो बनती है वो हमेशा पुरानी सेल से ही बनती है। कैसे, जैसे मान के चलो ये कोई सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। अगर ये अपने आप को डिवाइड करके दो सेल बना रही है तो ये जो नई सेल बन के आई, ये कहां से बन के आई, किसी पुरानी सेल से। ये है मान के चलो कोई भी मदर सेल, ये क्या है मदर सेल, और ये मान के चलो इनकी डॉटर सेल। तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा ए न्यू सेल ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पुरानी सेल से ही एक नई सेल की उत्पत्ति होती है। अभी हमने सेल थ्योरी के बारे में देखा, रुडोल्फ विर्चो ने क्या पोस्टुलेट्स दिए उनके बारे में देखा। अब बात करते हैं कि सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म कितने तरह के होते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि सेल की नंबर कितनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो सेल के बेसिस पे, सेल के नंबर के आधार पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल होती है, एक ही सेल न्यूट्रिशन करती है, एक ही सेल रेस्पिरेशन करती है, एक ही सेल के अंदर एक्सक्रीशन होगा, एक ही सेल रिप्रोड्यूस भी करेगी। वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर। जैसे एग्जांपल में तुम्हारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम। जैसे अमीबा मैं तुमको बना के दिखाता हूं, यहां पे देखो, ये कोई अमीबा है तो ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये जो अमीबा है इसके अंदर सिर्फ ये एक ही सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक ही सेल होती है, यूनि मींस क्या होता है? यूनि मींस सिंगल। यहाँ पे जो यूनि शब्द दिख रहा है इसका मतलब होता है सिंगल। और सेलुलर जिनके अंदर सिंगल सेल हो वो कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। उनको क्या बोलते हैं हम? यूनिसेलुलर। देन व्हाट आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मोर देन वन सेल, मतलब एक से ज्यादा सेल्स जिनके अंदर होती हैं वो होते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टी मींस मोर देन वन, मोर देन वन। जैसे एग्जांपल प्लांट्स, जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, जिनके अंदर एक से ज्यादा सेल हो वो कौन से होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट हो तो उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।